और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में इस वक्त दतिया विधानसभा सीट को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी हलचल तेज है। दरअसल हेराफेरी के एक मामले में 3 साल की सजा के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कांग्रेस पार्टी के, अभी तो विधायक की शून्य हो गई तो क्या विधायक बोल सकते हैं या नहीं, हालांकि थोड़ा तकनीकी दांवपेच है, अभी हम विधायक ही मान के चलते हैं। जो विधायक थे या जिनकी सदस्यता शून्य की गई है, जहां हम बात कर रहे हैं भारती की, जिनका कि इस वक्त हाईकोर्ट में थोड़ा सा मामला अटका हुआ है और लटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुनवाई अब 15 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और दतिया के पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात सियासी हलचल को और हवा दे रही है। सूत्रों की माने तो दोनों राजनेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई और दतिया सीट को लेकर बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई। कांग्रेस ने राजेंद्र भारती की सजा को सीधे सीधे बीजेपी का षड्यंत्र बताया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि गलत करने पर सजा मिलती है। कांग्रेस नेता खुद अपने षड्यंत्र में फंस गए हैं। कई राज्यों में इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं और ये सारी जो घटनाक्रम है ये राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। पर ये कितना भी षड्यंत्र रच लें, कुछ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सदस्य यहाँ से चुन के जाएंगे और जब स्पष्ट बहुमत है तो इस तरह से षड्यंत्र करने की क्या जरूरत है। तो ये कहीं न कहीं इनका जो चरित्र है वो उजागर होता है। देखिए, राजेंद्र भारती जी के विषय में न्यायालय ने पहले ही अपराध सिद्ध कर रखा है। अब उनके जो न्यायिक अधिकार हैं उसमें वो उच्च न्यायालय की तरफ जा रहे हैं, जहां पर वे अपने न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे जाएंगे। बाकी ये विचारणीय प्रश्न कांग्रेस के लिए होना चाहिए कि उसके ही जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर इस तरह के विषय आपराधिक और विभिन्न अनियमितताओं के क्यों होते हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति परिस्थिति के लिए सदैव तैयार है। हमारे नेतागण के बीच मुलाकात विभिन्न विषयों पर होती है, जिसमें से एक विषय ये भी हो सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर हर चुनाव उपचुनाव के लिए सदैव तैयार रहता है। संपर्क संवाद हमारा मतदाता से सदैव है। तो बीजेपी का वही एक सधा हुआ बयान कि बीजेपी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, कार्यकर्ताओं से हमेशा संपर्क में रहती है और कार्यकर्ता लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं। और लेकिन जो बारीक और बातें हैं जिन पर अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर अनुमान ये लगाया जाए कि क्या आगे हो सकता है, तो हेमंत खंडेलवाल की नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के क्या हैं मायने। क्या भ्रष्टाचार के मामले पर भारती की सदस्यता का जाना किसी रणनीति का, कूटनीति का हिस्सा है, या फिर मध्य प्रदेश के सियासी हलचल के बीच वर्तमान परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में हैं। ये सभी विषय जिनके सवालों के जवाब जानने के लिए चलेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है इस वक्त। गुंजन चौकसे जी मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। गुंजन जी बहुत स्वागत है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सिंपी अग्रवाल जी जुड़ गई हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सिंपी जी आपका भी। सरवन नगेले जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके अनुभव की भी हम यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी। नगेले साहब बहुत स्वागत है आपका भी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जो मध्य प्रदेश की राजनीति की है। गुंजन जी, 2 सीटें हैं, एक तो जो भारती साहब की सदस्यता शून्य की गई है, ये विधायक की सीट, और फिर एक राज्यसभा की सीट। अल्टीमेट गोल जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि जब आपके पास बहुमत है उसके बाद भी कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए ये सब हो रहा है। जबकि भ्रष्टाचार का एक मामला 27 साल पुराना, वो अलग है। लेकिन ये जो इस समय ये मामला खुला और फिर फैसला आया और सदस्यता विधानसभा की एकदम गहमा गहमी में, अफरा तफरी में जो शून्य की गई है, ये सब एक्शन क्या सवाल उठाने के कारण बने हैं, या फिर ये कांग्रेस का कोई राजनीतिक उनका धर्म है कि उन्हें विरोध ही करना है, उन्हें सवाल ही उठाना है? क्या है आपका पक्ष गुंजन जी? देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में 3 अंग की बात होती है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक होता है जुडिशियल। तो लेजिस्लेचर ने उसका काम किया है, एग्जीक्यूटिव ने उसका काम किया है और जुडिशियल बॉडी ने उसका काम किया है।
और तीनों ही जो अंग हैं ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये भी हमारा संविधान कहता है। और आजकल जो चौथा स्तंभ कहा जाता है संविधान का वो है मीडिया। तो ये आप मीडिया में है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, ना आपने लेजिस्लेचर के बीच में अड़ा है, ना आप जुडिशियल के बीच में आए हैं। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया थी ना, कानून ने अपना काम किया, कानून ने एक फैसला सुनाया, कानून ने उस फैसले में ट्रायल जब उसका पूरा हुआ तो राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अपराधी माना, अपराधी सिद्ध किया और घोषित किया, 3 साल की सजा उनके ऊपर हुई। अब जब वो कन्विक्ट हो गए तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि जब न्यायालय का एक ऑर्डर आ गया तो अब जो दूसरा ऑर्गन है हमारे संविधान का, अब उसने अपना काम शुरू किया। तो उन्होंने उनकी जो सदस्यता थी उसको रद्द करने का काम किया। और अब जो तीसरा कि उनके पास कानूनी अपील का अधिकार है तो वो आज हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया, लेकिन हाईकोर्ट तो गुंजन जी जो बात आप कह रही हैं, क्या ये जो आखिरी वाक्य आपने कहा कि उनके पास एक मौका है, क्या ये भी तो संविधान ने ही मौका दिया है, तो क्या हम ये माने कि वो क्योंकि अभी हाई कोर्ट मैं एक बात पूरी कर लूं, एक हाई कोर्ट है फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना चला, जाहिर है देखिए राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीतिक खुद वो जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला स्वीकार कर लेंगे जो उनके खिलाफ है और फिर वो हाई कोर्ट से भी मान लीजिए उसे फैसले को बरकरार रखा जाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है फैसला बदल जाए या कुछ और तथ्य सामने आए। तो जब तक सुप्रीम मामला या सुप्रीम निर्णय ना आ जाए तब तक हम क्या इसे स्वीकार करें कि वो दोषी ठहराए गए और वो दोषी हैं? देखिए, एक अधिवक्ता के तौर पर जरूर इस बात को आपको एक लेमैन की तरह समझाना चाहती हूँ कि जब तक ट्रायल चलता है जब तक आप उन्हें दोषी नहीं मानते, हाँ, चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तब भी आप दोषी नहीं मानते और इसलिए तब तक उनके ट्रायल तो अभी चल रहा है ना, 15 तारीख को आना है फैसला, 15 तारीख को अगली सुनवाई होगी इसमें। अब तो कन्विक्ट होकर ट्रायल कोर्ट ने उनका कन्विक्शन का ऑर्डर डाल दिया है। हाँ। जब तक उनका इस कन्विक्शन, चलिए मैं आऊंगा गुंजन जी थोड़ा, क्योंकि और भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं आऊंगा उस विषय पर भी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। सिंपी अग्रवाल जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सिंपी जी, गुंजन जी ने जो बातें कही, कितना इत्तेफाक आपका इससे है, बाकी इस विषय को लेकर भी आप जो भी अभी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहने वाला या जो भी प्रदेश में घट रहा है, इधर हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हो रही है, तो मतलब उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, तो बीजेपी तो ये मान के चल रही है संभवतः कि सब कुछ सेट है। देखिए, अभी हमने क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 15 तारीख का वहां पर हमें समय दिया है और कांग्रेस पार्टी पूरी आश्वस्त है कि जो निर्णय है वो आदरणीय राजेंद्र भारती जी के ही पक्ष में आएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दलीलें दे रही है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर समझा रही है, तो 2019 में जब प्रहलाद लोधी की सदस्यता को खारिज किया गया था, शून्य किया गया था, उस समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो गोपाल भार्गव जी थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जो विधानसभा सचिवालय है वो तो सरकार की जो उसके अंदर दबाव में काम कर रहा है और बहुत गलत तरीके से प्रहलाद लोधी जी की जो सदस्यता है उसको शून्य किया गया है। तो देखिए, ये तो ब्रह्म ज्ञान कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ही प्राप्त हुआ है कि जो विधानसभा सचिवालय है वो सरकारों के दबाव में काम करती है। तो आज कांग्रेस पार्टी भी वही प्रश्न पूछ रही है कि आखिर जो विधानसभा सचिवालय है वो सरकारी दबाव में काम क्यों कर रही है, जबकि अभी जो मामला है वो तो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और जहां तक बात है हेमंत खंडेलवाल जी और नरोत्तम मिश्रा जी के मिलने का, तो देखिए ये एक डैमेज कंट्रोल से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय और सम्माननीय नेता हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हो, वो नरोत्तम मिश्रा जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, इन सब के राजनीतिक भविष्य को भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पर डाल रखा है। और दतिया विधानसभा सीट को लेकर क्योंकि बीजेपी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है कि वो सीट रिक्त हो चुकी है, तो वहां पर वो एक डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, ताकि जब एक नया प्रत्याशी अगर वो ढूंढ के लाती है तो नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से किसी तरह का कोई भी अवरोध जो है वो पैदा न किया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे साथ ये बात बड़ी दिलचस्प लग रही है। सरमन जी का एक रिएक्शन मैं जरूर इस पे चाहूंगा। सरमन जी, सारा पासा ही पलट दिया सिंपी अग्रवाल जी ने, इन्होंने तो एक दूसरा एक नया एंगल निकाल के दिया है कि वो कोई और कैंडिडेट उपचुनाव में ला सकते हैं। ये दो बातें हैं। सिंपी जी ने एक बात तो ये मान ली है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता गई, और दूसरा ये कि उपचुनाव होगा तो जो पुराने खिलाड़ी, पुराने धुरंधर जो हाशिए पर डाले गए, जो सिंपी जी के बकौल, तो उनके लिए वो डैमेज कंट्रोल पहले से ही करके चल रहे हैं कि कोई आगे बाधा उत्पन्न ना हो। क्या ये भी एक चश्मा है, एक नजरिया है देखने का मध्य प्रदेश की राजनीति को, नगेले साहब, इस वर्तमान समय में?
नहीं पुनीत जी, मेरी जो समझ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है, और वहां पर अनुशासन कार्यकर्ता से लेकर और ऊपर माननीय प्रधानमंत्री तक लागू होता है। तो वो किसी तरह का कोई उनके यहाँ पे पहले से कोई बगावत जैसी स्थिति बन रही हो तो उसका डैमेज कंट्रोल करें, ऐसा मेरे को प्रतीत नहीं होता है। ना बीजेपी की ऐसा कल्चर है, ना उनकी ऐसी अपनी संगठन की बनावट है। जहां तक बात कांग्रेस की है या राज्यसभा चुनाव को लेकर है या राजेंद्र भारती जी की है, तो देखिए इसमें दो तीन विषय हैं जी। पहला तो ये है कि राजेंद्र भारती स्वयं वकील हैं। उनके पुत्र जो है ना वो अमेरिका से पढ़े हुए हैं और वहीं पढ़ाई भी की है उन्होंने, छोटे ने भी, वो भी वकील हैं। और उनके केस को माननीय कपिल सिब्बल और विवेक तनखा इत्यादि लोग डील कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी अपनी जो संवैधानिक जो नैसर्गिक न्याय है न्यायपालिका का, उसका वो भरपूर पुरजोर तरीके से लाभ लेने का प्रयास करेंगे। अब ये हाईकोर्ट तय करेगा कि उन्होंने वो जो अभी जो आदेश आया उसका क्या डिसीजन होना है। यदि उनके पक्ष में डिसीजन आता है तो अच्छी बात है कि वो विधायक बने रहेंगे, और नहीं आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसा कि अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक वो हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल नहीं कर लेते तब तक के लिए उनको समय है। तो हो सकता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तुरंत, क्योंकि उनके पास वो जो एक जो जुडिशरी में जो एडवोकेट वाला जो एक वो है एक सेगमेंट, उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ और पहुंच है, तो उसका भी लाभ वो लेंगे। तीसरा जो राज्यसभा का विषय आ रहा है, तो देखिए इसमें जो अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि बहुमत 58 का है, तो जब यहां से मतदाता सूची जाती है ये मध्य प्रदेश विधानसभा से, और माननीय भारत निर्वाचन आयोग ये देखता है कि कितनी एग्जिस्टेंस वहां के विधायकों की संख्या, उसके अनुपात में वो गुणात्मक करके वो अपना डिसीजन देते हैं कि कितने पे हमको एक राज्यसभा सदस्य देना है। तो अभी ये कहना, मैं चूंकि इस प्रक्रिया को जानता हूं, तो अभी मेरे लिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो 58 पे होगा, क्योंकि देखिए अभी मुकेश मल्होत्रा का भी विषय है, भारती जी का भी विषय है, निर्मला सप्रे का विषय तो आ गया है। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। और उस समय यदि कोई कांग्रेस के कुछ विधायकों ने यदि क्रॉस वोटिंग कर दी तब क्या स्थिति बनेगी, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ ये बात सच है कि यदि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या विपिन नवीन जी ने या माननीय जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी ने तय कर लिया है कि राज्यसभा में हमको अपना स्पष्ट बहुमत चाहिए, हमको जो संवैधानिक बाध्यताएं आती हैं किसी भी कानून को बनाने में, किसी भी विधेयक को लाने में, तो उसमें आसानी से वो सारी चीजें हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये एक सीट भी कांग्रेस गंवा सकती है, बीजेपी की यदि रणनीति सफल रही तब। जाहिर है। और इस पर चूंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, या क्योंकि अभी हमने प्रवक्ता के जो बयान सुने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में उन्होंने दिए, और गुंजन जी की द्वारा जो बताया गया पूरा संविधान का जो स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया। गुंजन जी वापस हमारे साथ जुड़ गए, बीच में कुछ संपर्क टूट गया था। गुंजन जी, अभी सिम्पी अग्रवाल जी ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही कि ये एक डैमेज ना हो उसको पहले से कंट्रोल करने की कोशिश है। बीजेपी दतिया में कोई नया चेहरा ला सकती है, इस वजह से नरोत्तम मिश्रा जी कोई रोड़े ना अटका दें, इसलिए वो आज हेमंत खंडेलवाल जी वहां मिलने गए। तो आप भी बता दीजिए कुछ अगर इनपुट आपको मिला हो कि ये मुलाकात इस समय में क्यों और किस वजह से हुई, और क्या मतलब मुलाकात का कुछ अर्थ, नहीं तो सिम्पी अग्रवाल जी की बातों को लोग सीरियसली लेने लगेंगे। देखिए, सिम्पी जी की बात से एक चीज तो साबित है कि सिम्पी जी मानती हैं कि वहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ था और राजेंद्र भारती जी ने जो कन्विक्शन है वो फैसला उनके खिलाफ ही आने वाला है हाईकोर्ट से भी, ये तो वो बहुत समझ चुकी है। और इसलिए उनका शायद इस तरीके से देखने का नजरिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधि ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो सिम्पी जी की बात का शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन में बात करूंगी कि जो सिम्पी जी का जो कहना है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, ये तो कांग्रेस की प्रवक्ता आप कह रहे हैं। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक परिवार है, और कल हमने हमारा स्थापना दिवस मनाया है। तो हम परिवार के रूप में जिस तरह एक दूसरे से मिलते हैं, वैसे ही अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अगर अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से मिलते हैं, तो इस मिलने को, हर एक चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने की जो कोशिश कांग्रेस के नेता करते हैं, हर एक चीज पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो कांग्रेस के नेता करते हैं, अरे बंद कर दीजिए।
कानून के फैसले को भी आप माफी के साथ राजनीति से मैं दो बातें जोड़ते हैं। कहना चाहूंगा, दो बातें गुंजन जी, दो बातें। एक तो सूरज छट करके एकदम सिर पर आ गया है, आपकी कितने राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में इतने साल से आप हैं, तो अब और कितना सूरज छटेगा और कितना कमल खिलेगा उसकी तो अनुमान ठीक है हम बाद में लगाएंगे। अभी 5 और राज्यों में चुनाव होने हैं, ठीक है, मैं आपकी उत्सुकता में समझ सकता हूं, लेकिन एक बात और गुंजन जी, एक बात और गुंजन जी सुनिए ना, व्यक्ति के कल्याण के लिए ना प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। जब हम गुंजन जी सुनिए, अभी चुनाव में समय है, अभी चुनाव में समय, गुंजन जी सुन तो लीजिए, अभी चुनाव में समय, आप सारी प्रैक्टिस यही कीजिएगा, सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप वो पुराने नेताओं को हाशिए पर डालने की बात कह रही हैं। आपने कहा कि वो अभी कमल खिलेगा, अब कमल बहुत खिल गया, कमल खिला हुआ है, और आप लोगों के प्रवक्ता बहुत अच्छे से इस बात को बता भी रहे हैं, आप लोगों की सरकारें भी दावा कर रही हैं विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो अब जो दो राजनीतिक जगत के व्यक्ति मिलेंगे तो राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा। अगर हेमंत खंडेलवाल नरोत्तम मिश्रा से मिलने तो बजाय राजनीति के इसमें और भी कोई विषय हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमने क्या कहा, हम तो परिवार है ना, यहाँ हर एक कार्यकर्ता इस परिवार राजनीति की वजह से ना परिवार, आपने तो सुना होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, ये परिवार कोई पार्टी हमारी माँ है, और अगर हम उस माँ के दो सुपुत्र आपस में मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ राजनीति हो। तो ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, देखिए फिर अब गुंजन जी, फिर अरे बीजेपी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास इतना समय है क्या? वो ऐसे क्या औपचारिक मुलाकात करने जाएंगे बिना राजनीतिक विषय के, वो भी नरोत्तम मिश्रा से? यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये वो पार्टी नहीं है जहां का वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आके अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाता है कि बूढ़ा घोड़ा कौन है, रेस का घोड़ा कौन है। ये उनकी नीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हम सब आपस में इस परिवार रूपी जो धागा है ना, उसके सिर्फ एक अंग है। इसलिए अगर हम आपस में मिलते हैं तो उसका राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना काम कर रही है, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है। तो बस कांग्रेस ये तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार बात फैलाने का जो काम करती आ रही है, वो भी अपना वही काम कर रही है। मुझे लगता है सिम्पी अग्रवाल जी से कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। गुंजन जी की बातों का जवाब सिम्पी अग्रवाल जी देना चाहेंगी। देखिए, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि गालिब दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है, क्योंकि हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि दतिया सीट रिक्त होने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कांग्रेस के पक्ष में ही निर्णय देगी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ढांढस बंधाने के लिए, वो आपने जो एंगल दिया था उसी के लिहाज से कहा गुंजन जी ने भी, जो आपने एंगल दिया था कि ये तो डैमेज ना हो, इसके लिए कंट्रोल करने की कोशिश है सिम्पी जी। सुनिए गुंजन जी, सुनिए गुंजन जी, गुंजन जी सुनिए, गुंजन जी सुनिए, प्लीज सुनिए। जब आप बोल रही थी सिम्पी जी ने बड़े धैर्य से सुना था, अब सिम्पी जी को सुनिए। हाँ, और जहां तक बात है परिवार की, तो देखिए शिवराज सिंह जी का वो बयान भी हम लोगों ने सुना कि पोस्टर से चेहरे ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो रहे हैं। गोपाल भार्गव जी का जो दर्द है वो मंचों से छलके जा रहा है। विजय वर्गीय जी को ये मंचों से कहना पड़ता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी अगर इतना ही परिवार थे तो हेमंत खंडेलवाल जी को इससे पहले उनकी याद नहीं आई। एक तो जब उनका अधिकार था प्रदेश अध्यक्ष बनने का और पर्ची निकल गई हेमंत खंडेलवाल जी के नाम की, तो किस तरीके से मायूसी से वो निकल रहे थे और कैलाश विजयवर्गीय जी उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, वो तस्वीर भी पूरे प्रदेश ने देखी। और क्यों अध्यात्म की शरण में नरोत्तम मिश्रा जी को जाना पड़ा? क्योंकि वो अपनी राजनीतिक वर्चस्व को और अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे थे। तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, देर सवेर ईश्वर ने कम से कम उनकी सुनी तो सही। लेकिन हम पुनः दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। और जैसे प्रहलाद लोधी के ऊपर अनकंडीशनल उन्हें स्टे मिला हुआ है और आज कई वर्षों से वो विधायक बने हुए हैं, पूर्ण दोबारा वो अपनी विधायकी लड़ लेते हैं, फिर से पवई से विधायक बन जाते हैं, तो उसी तरह राजेंद्र भारती जी को भी न्याय मिलेगा। क्योंकि संविधान सबके साथ न्याय करता है और न्यायपालिका सबके लिए बराबर है। जाहिर है। सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरमन जी, मुझे कुछ इससे मिलता जुलता एक मामला राहुल गांधी का वो ध्यान आता है, जब उनकी सदस्यता को शून्य किया गया था, फिर बाद में कोर्ट से जब उन्हें बरी किया गया, जब वो सारे आरोप खारिज हो गए और वो दोषमुक्त कर दिए गए, तो उसके बाद फिर उन्हें वापस उनकी सदस्यता को बहाल किया गया। इस
पर्टिकुलर मामले में, राजेंद्र भारती के मामले में क्या ऐसा कुछ एंगल नजर आ रहा है आपको? क्योंकि अभी हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, कहीं बार अगर 1% भी चांस होता है तो फिर सदस्यता बहाल होने की संभावना रहेगी। देखिए, उनके माननीय राहुल गांधी जी के और उनके विषय में थोड़ा सा आपराधिक मामलों में अंतर है। हाँ। और दूसरा ये है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर और भी कोर्ट है, और फिर अभी 2.5 साल निकल गया है, 2 साल और बचे हैं। हाँ, यदि उनके खिलाफ ये सिद्ध हो जाता है तो फिर वो भविष्य में 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये उनके लिए बहुत कष्टकारी रहेगा। हाँ। व्यक्तिगत रूप से उनको और कांग्रेस को। लेकिन जो मेरी समझ कहती है कि अभी भारत के निर्वाचन आयोग ने अभी कोई उपचुनाव की घोषणा तो की नहीं है, कोई अधिसूचना जारी तो हुई नहीं है। तो ये जो माननीय नरोत्तम जी की या हेमंत खंडेलवाल जी की मुलाकात है, ये सामान्य मुलाकात है, क्योंकि अब नरोत्तम जी राज्यसभा का वोट चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि चर्चा चल रही है कि वो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2.5 साल तो निकल चुका है। तो अब ये कहना मुश्किल है। ये तो माननीय हेमंत खंडेलवाल जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी आपस में अपना तय करेंगे कि उनको क्या चुनाव लड़ना है। लेकिन अभी इसकी कोई ऐसा कोई विषय प्रतीत नहीं होता है कि वो चुनाव लड़ने जैसा कोई विषय पार्टी अध्यक्ष के समक्ष या उनके समक्ष हो। राज्यसभा के बारे में जरूर वो अपनी आपस की बातचीत कर रहे होंगे, या वहां के क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो तो खुद बीजेपी दफ्तर में बिल्कुल लाइन से लोगों से मिलते हैं, खड़े हो जाते हैं और बुलाते रहते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। तो अब चूंकि नरोत्तम जी तो बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, और वो 4-5 बार के विधायक रहे, उनका अपना अनुभव बहुत तगड़ा है। तो इस लिहाज से कुछ उनसे मतलब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के बारे में कुछ संवाद करने गए हों, कुछ समझने गए हों, जो राज्यसभा का चुनाव होना है वो उसके बारे में कुछ समझने गए हों कि उसमें किस तरह की चीजें करना पड़ती हैं। क्योंकि करता तो भारत का निर्वाचन आयोग है, लेकिन ये जो दोनों पार्टी का चीफ व्हिप जारी होता है, जो बैठते हैं वो सारी चीजें देखते हैं, क्रॉस वोटिंग की ये सारी चीजें, तो हो सकता है उस लिहाज से भी सारी चीजों को समझने के लिए गए हों वो। लेकिन अब भी ये कहना मुश्किल है कि वो चुनाव राज्यसभा का लड़ेंगे या विधानसभा का। विधानसभा में उनको क्या ये इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अभी विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो रहा है। जाहिर है, और चूंकि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो जाहिर है कि इस रस्साकशी की एक तरह से प्रभाव भी नजर आ रहा है वहां के वर्तमान राजनीति पर। गुंजन जी, चूंकि राज्यसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है, और सिम्पी जी का भी शायद उन्हीं प्रवक्ताओं के साथ विषय उनका भी मत जाए जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि राज्यसभा चुनावों को लेकर ये गहमा गहमी हो रही है, एक माहौल बनाने का प्रयास है, जबकि विषय इतना गंभीर नहीं है। भ्रष्टाचार का 27 साल पुराना मामला खुलता है और एक जनप्रतिनिधि को 3 साल की सजा हो जाती है, तो उसकी गंभीरता क्या राजनीति से जोड़ना उचित होगा, या उसे आपराधिक दृष्टि से ही देखना चाहिए कि ये जनप्रतिनिधि होने के नाते अपराध की जो गंभीरता वो और बढ़ जाती है? देखिए, अभी बहुत ही खूबसूरती से हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मन जी ने इस पूरे जो आपका सवाल है इसी पे बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है कि चाहे राज्यसभा की बात कर लें या आप चुनावों से इसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और रही बात आपराधिक प्रवृत्ति की और किसी अपराध को साबित होने की और न्यायालय के किसी ऑर्डर आने की, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या वो आम नागरिक, अगर न्यायालय में जब प्रक्रिया पूरी होती है, ट्रायल पूरा होता है, कन्विक्शन का ऑर्डर आता है, तो उसके साथ वही कानून लागू होगा जो एक आम नागरिक के साथ कानून लागू हो रहा है, और वही न्यायालय की प्रक्रिया को अपनाया गया है। रही बात दूसरी, सिम्पी जी ने यहाँ पे एक बात बोली जो बहुत हास्यप्रद थी, इसलिए मैं उसको दोहरा रही हूँ। उनका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा जी अध्यात्म की तरफ बढ़ गए तो देर सवेरी सही ईश्वर ने उनकी सुन ली। तो सिम्पी जी, आज मुझे जानना है कि आप शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठी, मैं आपको याद दिला दूं, आज आप राजेंद्र भारती जी को पूर्ण रूप से आप साबित कर रही हैं बार बार अपने इन तरीके के जितने स्टेटमेंट्स आप दे रही हैं कि हाँ वो अपराधी थे, हाँ कानून ने उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, न्यायालय में अब उनके ऊपर सजा हो गई, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनावी मोड में आ गई है, प्रतिनिधि ढूंढने लगी है, नरोत्तम मिश्रा जी की ईश्वर ने सुन। देखिए, अब गुंजन जी, अगर कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है
तो बहुत पार्टी के राजनीतिक प्रवक्ता भी उस बात को नकार नहीं सकते। ठीक है, आगे एक विकल्प जरूर रहता है, क्योंकि संविधान का आपने पूरा बताया ही ब्यौरा कि कैसे कैसे संविधान मौका देता है लोगों को आगे भी अपने न्याय के लिए दरवाजे खटखटाने का। बहरहाल देखिए गुंजन जी, समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं चर्चा और भी लंबी आप लोगों से करता, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा।